बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम जो केमिकल प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन्स की वो लेकर आए हैं। इससे फर्स्ट जो वीडियो थी उनके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल रिएक्शंस है वो हमें 3 पढ़नी है। ठीक है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड एलिमिनेशन एंड थर्ड रिएक्शन विद मेटल। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। देन हेलो एलिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी बचेगी। एक लेक्चर के बाद या एक वीडियो के बाद आपका जो ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट होना। हम क्या बढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी। तो हेलो एल्केन्स में ये क्या है? हैलोजन। ये क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से। तो जब ये एलिमिनेट होगा तो साथ में हाइड्रोजन भी लेकर निकलता है, इसलिए इस एलिमिनेशन को एक और नाम देते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूव होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन का मतलब क्या है? हैलोजन ग्रुप X। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो कौन सा होगा वो आपको एक बार ध्यान से देखना है। सपोज मैंने एग्जांपल लिखा CH3, CH2 एंड Cl। हैलोजन जिस कार्बन पे प्रेजेंट होता है उसको अल्फा कार्बन बोला जाता है और नेक्स्ट वाला क्या होता है? बीटा होता है। तो क्या होता है कि अल्फा पर तो कौन है? क्लोरीन। तो अल्फा कार्बन से कभी भी 2 एलिमेंट या ग्रुप एक साथ रिलीज नहीं होते हैं, वो अनस्टेबल हो जाता है इसीलिए। ठीक है, तो क्या होता है? अल्फा से तो हैलोजन और बीटा से कौन निकलेगा? हाइड्रोजन। तो बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है तभी ये हैलोजन निकल पाएगा, इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं। वो क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ आ गया? ये तीनों एक ही चीज है। अब क्या होता है, इसके लिए जो हमें यूज में लेना है एक और रिएक्टेंट या रिएजेंट, वो आपको KOH लेना है। वो भी कैसा? एल्कोहलिक। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कि जो KOH है वो 2 लेते हैं हम, एक एक्वस और एक एल्कोहलिक। अगर एक्वस KOH दिया हुआ है तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है और एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, बट अगर एल्कोहलिक लेते हो तो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और जब भी एलिमिनेशन होगी हेलो एल्केन्स के अंदर तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो एल्कीन बन के आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये एल्कीन जो है वो कैसे बनेगी? तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उससे पहले मैं इनकी मैकेनिज्म भी समझा देती हूँ। आपके पास बीटा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को आप सेपरेट रख लो। ठीक है, CH2 अगेन CH2Cl, ये आपका बीटा हाइड्रोजन है। अब हमने इसमें क्या डाला है? KOH डाला है। तो यहाँ पर K जो है वो पॉजिटिव होता है, OH जो है वो नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव कर जाते हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा लेकर क्लोरीन यहाँ से बाहर चला जाता है। तो Cl नेगेटिव बाहर यहाँ से चला गया और ये H जा चुका है H पॉजिटिव फॉर्म में। दैट मीन्स यहाँ जो बनेगा हमारा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गई है? एल्कीन। और साथ में क्या बना? OH नेगेटिव आयन इस H पर अटैक कर रहा है तो साथ में हमारे पास क्या रिलीज हुआ? H2 वाटर। एंड Br नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव है या Br नेगेटिव यहाँ से निकल रहा है और यहाँ कौन है? K पॉजिटिव। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर? KCl रिलीज हो जाएगा। तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड ले लूं तो उसमें कोई बीटा कार्बन ही नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो वहां एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मिनिमम आपके पास 2 कार्बन होने चाहिए तभी एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल होगी। क्लियर ये चीज? आप देखो, अब हमने यहाँ पर 2 कार्बन लिए,
अगर मैं यहाँ पर 3 कार्बन लूं तो यहाँ पर एक कार्बन और जुड़ जाएगा, वही एल्कीन ही बननी है। बट अगर आपके पास कंडीशन क्या हो, CH3 CH2 CH और CH3, 4 कार्बन लिए मैंने, बट मैंने यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन ना लगाकर अगर मैंने यहाँ पर ब्रोमीन या फिर क्लोरीन लगा दी सपोज करो, तो अब इस केस में क्या है, इसमें ये है कि ये तो अल्फा कार्बन है लेकिन ये क्या है, बीटा, और इधर वाला भी क्या है, बीटा। यानी कि जब आपके पास 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उस केस में एलिमिनेशन कहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से होगा या फिर यहाँ से होगा। तो इस केस की जो स्टडी है वो सेटजेफ साइंटिस्ट ने की थी और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एक रूल दिया जिसको सेटजेफ रूल कहते हैं, और उस एलिमिनेशन को सेटजेफ एलिमिनेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो मैं कराऊंगी। पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए कि बीटा एलिमिनेशन होता क्या है। बीटा हाइड्रोजन क्या है, तो जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने मैकेनिज्म करा दिया। अब देखो यहाँ पर जब 2 बीटा होते हैं, बीटा हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है, 2 से ज्यादा प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर होगा, क्योंकि 2 प्रोडक्ट तो बनने हैं जब बीटा हाइड्रोजन 2 है, तो उनमें से मेजर कौन है, माइनर कौन है, मतलब किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनने की है, वो हमें कैसे पता चलेगा, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो वो अभी हमें देखना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब देखो बच्चों, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास बीटा क्या है, 2 पोजीशन है, यहाँ ब्रोमीन लगी हुई है, ठीक है, ये अल्फा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 बन के आएंगे। यानी कि हमने यहाँ पर KOH लिया है, कौन सा, एल्कोहलिक KOH, दोनों ही केस में। अब क्या होगा, देखो सपोज करो अगर इस बीटा से हाइड्रोजन रिलीज होता है तो OH नेगेटिव आयन कहाँ अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पर, एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो जाएगा ना क्योंकि OH नेगेटिव आयन लेते जा रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला ब्रोमीन भी रिलीज हो जाएगा। यानी कि क्या रिलीज होगा, KBr रिलीज हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, दोनों ही केसेस में होगा, ठीक है। प्रोडक्ट देखना है आपको, यहाँ पर क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH क्योंकि हाइड्रोजन जा चुका है। अब यहाँ पर देखो मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया CH2 को, H नीचे, सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है और यहाँ Br है, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन जो है वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकल जाएगा, तो यहाँ कौन बचा, CH बचा। यहाँ पर सिंगल था, अब कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगेन यहाँ CH, ये बॉन्ड टूट चुका है, कोई मतलब नहीं है, आगे का बॉन्ड है एज इट इज, आगे क्या लिखा हुआ है, CH3, ये लगा दो CH3, आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब इस केस में अगर हम ये वाला एलिमिनेशन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये ब्रोमीन भी यहाँ से रिमूव, तो क्या बनेगा यहाँ, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आई होप यहाँ समझ आ गया। तो यहाँ पर एलिमिनेशन कराने की जरूरत ही नहीं है मुझे दिखाने की, वो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। अब आपके पास 2 प्रोडक्ट बने, ठीक है, ये आपके पास क्या बना है, कार्बन 4 है तो आप ब्यूट, सेकेंड नंबर पे कौन है, इन, ब्यूट 2 इन, और यहाँ पर क्या है, ब्यूट 1 इन, यही है ना। अब इसमें आपको देखना है कि ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर कौन काम करता है, सेटजेफ रूल काम करता है। अब ये सेटजेफ जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या रूल दिया था, इस रूल के अकॉर्डिंग जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल, ये ध्यान रखना, मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो अब आपको फाइंड आउट करना है, अब इसका मतलब क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या, एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहा,
ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन आपके पास ये है। अब अगर इसमें हम देखें तो डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, इधर भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, दोनों साइड ग्रुप प्रेजेंट है ना एक्स्ट्रा में। बट अगर हम यहाँ बात करें तो इस कार्बन के इधर कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी हो गई, दिस वन, क्योंकि इसमें दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के सिर्फ एक साइड ही है, दूसरे साइड ग्रुप ही नहीं है, तो यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड ये होगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, ब्यूट-2-ईन बनेगा, और माइनर कौन है, दिस वन। ठीक है, ये है माइनर प्रोडक्ट। क्लियर, ये चीज सिंपल है, आपको बस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देखनी है। यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन देखो और उसके दोनों तरफ अगर ग्रुप है तो वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर दोनों तरफ ग्रुप जो है वो है ही नहीं तो वो लेस स्टेबल है। अब दोनों तरफ ग्रुप भी है तो उसमें आप कार्बन भी देखोगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा CH3 है, ठीक है, इधर क्या हो, ये CH2 दो कार्बन और यहाँ एक ही कार्बन हो, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है एज कम्पेयर टू दिस, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो आपकी डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो हेलोइल्कीन दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन है ये। ठीक है, इससे बना ये प्रोडक्ट। अब जो हमारा मेजर प्रोडक्ट आया, इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन निकल के आते हैं 2। वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सेटजेफ रूल का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। इस एलिमिनेशन को आप सेटजेफ एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है वो देखना है हमें इस मेजर प्रोडक्ट का। हमारे पास जो प्रोडक्ट आया था वो क्या आया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये हमारे पास है ब्यूट-2-ईन। इसमें दो कन्फर्मेशन होती है या कॉन्फ़िगरेशन होता है। वो कैसे, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसमें आप ग्रुप्स देखोगे। ठीक है, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमने सपोज यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है एज इट इज। अब इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप पूरा जुड़ा हुआ है, तो सपोज मैंने मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस कार्बन में रोटेशन करा दी, मिथाइल ग्रुप नीचे हाइड्रोजन ऊपर, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया, CH3 ऊपर है, हाइड्रोजन यहाँ CH3। लार्जेस्ट ग्रुप अगर एक ही प्लेन में हो, सपोज हमने ये प्लेन पास आउट किया है, तो ये अबोव द प्लेन हो गया, ये बिलो द प्लेन हो गया, तो यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, एक ही प्लेन में लाई करें। अगर 2 लार्जेस्ट ग्रुप एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिस फॉर्म। और देखो इनमें अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इस अरेंजमेंट अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, दैट मीन्स ये क्या हो गए, आइसोमर। तो सिस आइसोमर है ये। अगर 2 लार्जेस्ट ग्रुप का क्या हो, डिफरेंट प्लेन के अंदर, ये अबोव द प्लेन है, सपोज मैंने ये प्लेन पास आउट किया तो ये अबोव द प्लेन आ रहा है और ये बिलो द प्लेन आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस। ट्रांस का मतलब है अपोजिट, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो सिस आइसोमर और जो ट्रांस आइसोमर है, इनमें से भी कौन सा ज्यादा स्टेबल है, यानी कि आपके पास ब्यूट-2-ईन बन तो गया, लेकिन कौन सा वाला बना है, ट्रांस बना है या सिस बना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इनकी स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, अब इसमें लार्जेस्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही प्लेन में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा, तो वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसका मतलब ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म है इसमें 2 बल्की ग्रुप्स या 2 लार्जर ग्रुप या 2 सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट प्लेन के अंदर है, जिसकी वजह से इनमें मिनिमम रिपल्शन होगा, और मिनिमम रिपल्शन होते ही ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो एल्कीन बन के आई है वो सिस आई या ट्रांस आई, तो हमें कहेंगे ज्यादा अमाउंट में कौन बनता है, ट्रांसफॉर्म बनेगी या ट्रांस आइसोमर बनेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्लियर है। अब ये चीज आने के बाद अब हम बात करते हैं
कि अगर आपके पास क्या हो 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन, तो उनमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन सबसे फास्टली किसमें होगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस पे, बीटा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट देखो। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या लिया है, हेलो एल्केन्स लिए, ठीक है। उनमें हमें रिएक्टिविटी देखनी है किसकी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की, एलिमिनेशन की, किसमें ज्यादा होगी। तो 1 डिग्री देखो हमने बनाया CH3 CH2 Cl, ये है 1 डिग्री, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन सेम रखा है, सिर्फ कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट कर दिया है। मैंने लिया नेक्स्ट CH3 CH3 और यहाँ Cl, दिस वन इज द 2 डिग्री। एंड 3 डिग्री मैंने यहाँ पर लिया, आपके पास CH3 है, यहाँ भी CH3 और यहाँ CH3, ठीक है। और यहाँ पर लगा हुआ है सपोज Cl, तो ये क्या हो गया है, 3 डिग्री हो गया। अब इसमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, बीटा एलिमिनेशन होता है तो हमें बीटा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। इसके अंदर जो बीटा हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 3, देखो ये 3। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, हाइड्रोजन बीटा कितने हैं यहाँ पर 3+3, दैट मीन्स बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पर 6, ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये अल्फा था, तो हाइड्रोजन देखेंगे 3+3+3, दैट मीन्स यहाँ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं 9। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे एलिमिनेशन उतना ही जल्दी होगा, फास्टली होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऑर्डर देना हो तो क्या दोगे, 3 डिग्री में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन फास्टली होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। क्लियर है, अगर ये पॉइंट ध्यान रखोगे तो कैसा भी एग्जांपल दे दो समझ में आ जाएगा। आप देखो इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसमें आपको अरेंजमेंट देखना भी है कि कैसे क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर देती हूँ, सपोज आपके पास मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मैंने दे दिया CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। सेकेंड मैंने दे दिया CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ Cl, ठीक है। थर्ड मैंने दे दिया यहाँ पर CH3, अगेन यहाँ CH3 और यहाँ Cl और यहाँ मैंने लगा दिया है हाइड्रोजन, क्लियर। एंड फोर्थ जो कंपाउंड है वो मैंने ये दिया है, तो आप क्या काउंट करोगे इनमें, हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, देखो यहाँ पर 2, ये बीटा है ना, ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ पर ये अल्फा था, ये बीटा और ये बीटा, तो बीटा कितने हो गए 2 एंड 3 5, यहाँ पर 5 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन है। इस केस के अंदर ये अल्फा था, ये 3+3 कितने हो गए 6 हो गए। और फोर्थ मैंने कंपाउंड सपोज ये दिया जिसमें बीटा हाइड्रोजन कितने हैं 9। तो आपको अरेंज करना है कि किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी या किसमें फास्टली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो आप क्या कहोगे कि जो हमारा फोर्थ कंपाउंड है उसमें सबसे पहले होगा, देन उसके बाद थर्ड में, फिर हमारे पास सेकंड में, देन किस में आएगा 1 में, ठीक है। ऐसे ऑर्डर देना होता है, तो सिर्फ बीटा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, अपने आप रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब ये था कि हमने हैलोजन तो रखा सेम और हमने क्या किया, यहाँ पर कार्बन्स की चेन का अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग कर दिया। बट अगर अब हम यहाँ पर हैलोजन डिफरेंट लेते हैं तो क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने सपोज लिया यहाँ पर RI RBr RCl और RF, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप जो है वो आप 2 कार्बन ले लो, सपोज 3 कार्बन ले लो, कैसे भी ले लो, लेकिन हमें ये सेम रखने हैं सभी में, ठीक है। अल्काइल ग्रुप सेम रखने हैं और हैलोजन डिफरेंट करना है।
तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हैलोजन जो है वो एलिमिनेट फास्टली कौन सा हो रहा है? तो मैंने आपको थर्मल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की थी कि जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है वो रिएक्शन उतनी जल्दी करेगा। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी कम होती है? आई की। आई नेगेटिव की थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू बी आर नेगेटिव, एज कंपेयर टू सी एल नेगेटिव, देन एफ नेगेटिव। तो यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी जिसकी कम होगी उसमें क्या होगा, ये जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है वो फास्टली होगी। तो यहाँ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का अगर आपको ऑर्डर देना हो तो क्या दोगे? जो आर आई है उसमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन फास्टली होगा एज कंपेयर टू आर बी आर एंड एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। थर्मल स्टेबिलिटी की जस्ट अपोजिट डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब बताया था कि ये जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि आपको ज्यादा हीट देनी पड़ रही है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इसका मतलब वो थर्मली स्टेबल है। अब इसका साइज है छोटा, आयोडीन का साइज है लार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने लग जाती है जिसकी वजह से बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है, तो क्या होगा, वहां पर बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा थोड़ा सा हीट करने पर। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम है। तो जिसकी कम है वो जल्दी से निकलेगा ना, एलिमिनेट होगा। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन सबसे ज्यादा आयोडीन वाले में होगी। ठीक है, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। एलिमिनेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद मेटल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों, जब रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड की मेटल्स के साथ में, तो क्या होता है, जब भी आप किसी भी मेटल के साथ क्या कर रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो एल्काइल हैलाइड की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मेटल है वो कार्बन के साथ, एल्काइल ग्रुप में कार्बन है ना, उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। यानी कि हमें कौन सी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी? कार्बन और मेटल के बीच की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। इसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं इस कंपाउंड को जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें जो मेटल है वो कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना के रखता है। यानी कि जब भी आप मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो हमारे पास जो कंपाउंड्स बन के आएंगे वो क्या आएंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनकर आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन अगर हम कराते हैं, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आया था ना वो यही आया था, जो कि ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च किया था। ठीक है, ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट को इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है इसकी रिएक्शन उसने किसके साथ कराई? मैग्नीशियम के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब ये ड्राई ईथर क्यों लिया, मॉइस्ट क्यों नहीं लिया, यहाँ पे ड्राई फॉर्म क्यों ली? क्योंकि अगर मेटल के साथ मॉइस्ट ले लोगे तो मेटल मॉइस्ट से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बना लेता है ना, इसीलिए यहाँ पर ड्राई फॉर्म लेनी है ताकि इसकी रिएक्शन इसके साथ हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब रिएक्शन हुई तो उन्होंने देखा कि जो एल ग्रुप था इसके साथ मेटल ने क्या कर ली? बॉन्डिंग कर ली, और इस रिएजेंट का पर्टिकुलर नाम दिया उन्होंने, वो क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इसमें मैग्नीशियम के साथ में क्या है? एल्काइल ग्रुप है और यहाँ हेलोजन भी है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके नेचर की, बॉन्ड के नेचर की, तो ये जो बॉन्ड है वो ऑर्गेनोमेटल कार्बन मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है? कोवेलेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, कोवेलेंट है। बट इसके साथ साथ वो कैसा है? पोलर भी है। अब पोलर क्यों होता है अगर आपसे पूछे तो सिंपल सा है बेटा, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कौन है? मैग्नीशियम। ये तो मेटल होता है और ये क्या होता है? नॉन मेटल होता है ना। तो नॉन मेटल और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इस कार्बन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और इस मेटल पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव है, अदरवाइज
जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सभी में कार्बन पर पॉजिटिव आता है मोस्टली, ठीक है। और देखिए ऐसा एजेंट है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें मेटल प्रेजेंट है, मेटल पर पॉजिटिव होता है तो कार्बन पर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये चार्ज जनरेट होने की वजह से ये कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे कि हमने लिथियम के साथ कराई RX है और मैंने यहाँ क्या ले लिया है, लिथियम ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, ये लिथियम इस X को रिप्लेस कर देगा। यहाँ भी आपको क्या लेना है, ड्राई ईथर लेना। हमेशा जब भी मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे आपको ड्राई ईथर लेना है। तो यहाँ क्या बनेगा, X की रिप्लेसमेंट हो जाएगी लिथियम से और साथ में क्या रिलीज हो गया, Li यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। आप देखो ये बैलेंस करनी है रिएक्शन, तो X जो है वो लिथियम के साथ यहाँ पर रिलीज हो गया, ठीक है। LiX रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऐसे ही हम क्या करते हैं लेड के साथ, जैसे कि RX है और हमने क्या कर दिया, लेड ले लिया Pb, ठीक है। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल, थोड़ी सी अमाउंट में सोडियम और क्या होगा अगेन ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि जो लेड है उसके साथ में एल्काइल ग्रुप लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 मॉलिक्यूल ले लेना, साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, NaX रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और साथ में लेड जो एक्स्ट्रा में है वो भी रिलीज हो जाएगी। तो आपके पास जो ये वाला कंपाउंड बना है ना, ये क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर हम R में यहाँ लिख रहे हो, R जो है वो हम ले रहे हैं एल्काइल ग्रुप, कौन सा, इथाइल CH2 का होल 4 लेड, ठीक है। ये मॉलिक्यूल बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। टेट्रा क्योंकि 4 है, ये इथाइल है तो इथाइल लेड। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, TeL, टेल, ठीक है। T यहाँ से, E यहाँ से, L यहाँ से। एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, क्यों है, क्योंकि जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके रनिंग में ये बहुत हेल्पफुल करता है, क्योंकि ये एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब ये एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है, काफी बच्चों को तो ऑटोमोबाइल्स भी नहीं पता होता क्या होता है। जैसे कि जो गाड़ी है, व्हीकल्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अगर सर्दियों में हम काफी दिन तक उनको खड़ा रखते हैं या फिर विंटर सीजन में हम कहीं हिल्स एरिया में गए हुए हैं जहाँ पर बर्फ हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, इंजन जो है वो बिल्कुल जाम हो जाता है। हम ये कहते हैं कि जो इसके अंदर गैस भरी हुई है, लिक्विड भरा हुआ है, वो क्या हो रही है, जम गया है, इसीलिए वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, चलती नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि पेट्रोल के साथ में हमें यहाँ पर ये डालना होता है टेट्रा इथाइल लेड। ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, उसको जमने नहीं देता है ताकि वो इजीली प्रॉपरली वर्क करे, मतलब इंजन जो है वो उसमें बर्निंग प्रोसेस हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और आपके जो व्हीकल्स है वो प्रॉपरली रनिंग कर सके, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा ये जो कंप्लीट जो आपके पास रिएक्शन है मेटल की, ये कंप्लीट हो गई है कि रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो कैसे। अब इसमें एक छोटी सी रिएक्शन और है। अब वहां पर आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो मेटल है वो आपको सोडियम लेना है। तो पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट थे, वुड्स साइंटिस्ट, उन्होंने रिएक्शन की सोडियम मेटल के साथ में। तो उन्होंने ये देखा कि जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई तो मेटल ने कार्बन के साथ बॉन्डिंग ना करके क्या किया, हेलोजन को लेके वहां से बाहर चला गया, ठीक है। तो वो एक बार रिएक्शन और देख लो, फिर आपका ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बता रही हूँ वुड्स रिएक्शन, सेम यही रिएक्शन आपको हेलो एरिन्स में देखने को मिलेगी, जिसको हम फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। वहां पर फिटिक साइंटिस्ट ने थोड़ी अपनी कलाकारी की, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है कि आपके पास में जो एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन है वो हम किसके साथ कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो आपको जो यहाँ पर एल्केन्स लेने होते हैं ना, हेलो एल्केन, वो आपके पास जो ये R ग्रुप है, R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, वो कार्बन क्या होना चाहिए, सेम का मतलब अगर यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3 होना चाहिए, यहाँ C2H5 है तो यहाँ भी C2H5 होना चाहिए, ठीक है। तो वुड्स ने क्या बताया कि हम सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड लेते हैं
तब ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। अगर अनसिमेट्रिकल ली तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और ये वुड्स जो है ये चीज एक्सप्लेन करने में फेल भी हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं सिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, बट अनसिमेट्रिकल की नहीं कर सकते। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस ले ली, क्या होगा, ये रिलीज हो गया, आर एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी, वो भी कैसे, सिमेट्रिक। ठीक है, अगर हम यहाँ टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ये भी वुड्स एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था कि क्यों नहीं होती है। तो ये आगे जो साइंटिस्ट थे, फिटिक साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सप्लेन किया, साथ में दोनों ने काम भी किया, फिटिक ने वुड्स ने। तो वो हेलो एरीन्स के अंदर आएगा। ठीक है, हेलो एल्केन्स के लिए आपको ये ध्यान रखना है, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि सिमेट्रिकल एल्केन्स की फॉर्मेशन हम किसकी हेल्प से करते हैं, तो वो रिएक्शन का नाम याद रखना है वुड्स रिएक्शन। अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनती है। ठीक है, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे हेलो एरीन्स के साथ में। टेक केयर।